this is it. We have to discuss the speed control of the DC shunt motor. I would like to show you that this is the DC shunt motor. The DC shunt motor is the type of the motor where we have the, as you can see, so this is DC shunt motor where the field is connected in parallel with the armature circuit. ठीक है जी. So this is what it is, and we are going to discuss the speed control. Speed control means we want to run the motor at a speed that is desired to us. So there are two ways. So here we actually start with those two possible ways. They are एडजस्टिंग द फील्ड रेजिस्टेंस. हम फील्ड रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं जो कि बेसिकली व्हाट यू कैन से इज हमारे लिए फ्लक्स को चेंज कर देती है, क्योंकि फील्ड रेजिस्टेंस जो है, एज यू कैन सी फ्रॉम द अदर डायग्राम, ये जो फील्ड रेजिस्टेंस है ओवर हियर, ये जो फील्ड रेजिस्टेंस है, दिस इज व्हाट चेंजेस द फील्ड करंट. ठीक है, तो इससे आप फील्ड करंट चेंज कर सकते हैं. तो अगर आप फील्ड करंट चेंज करते हो तो फील्ड करंट के चेंज करने से यू कैन एक्चुअली चेंज द फ्लक्स, और फ्लक्स को चेंज करने से अभी हम देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप स्पीड चेंज हो जाती है. तो इन ऑर्डर टू increase or decrease or change the speed of a motor, we adjust the field resistance. एक मेथड ये है. दूसरा मेथड ये है कि we adjust the terminal voltage applied to the armature. तो हम उसके ऊपर जो मोटर के आर्मेचर पे जो वोल्टेज अप्लाई किया हम वो चेंज कर देते हैं. वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये वाला देखते हैं. So we are assuming that we are going to discuss this one. हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले वाले को. ठीक है, जहाँ पे हम फील्ड रेजिस्टेंस को चेंज करके, तो फ्लक्स को चेंज करके फील्ड स्पीड को चेंज करने लगे हैं. सो आई वुड से कि आप प्लीज जरा मेरे साथ कनेक्टेड रहो. इट्स एन इंटरेस्टिंग बट अ बिट एल्गोरिथमिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स. सो फील्ड रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया कि फील्ड करंट को चेंज करता है. ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर RF की वैल्यू चेंज हो जाए, व्हेन VT इज कांस्टेंट, तो IF विल बी डिक्रीज्ड. आई वुड से ये एक एक करके आप स्टेप लिख रहे हैं ना, बिल्कुल एरो अप एरो डाउन एरो, IF को आप डाउन एरो कर दो, RF को अप एरो कर दो. इस तरह से आप इसको लिख लो क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. So increasing the field resistance, as you have the equation that IF is equal to VT divided by RF. तो RF change increase हो गया तो IF decrease हो जाएगा. अच्छा, IF जो है that is directly proportional to the flux. जो flux produce होता है, हमने पहले ही चैप्टर से ये देखा है कि जितनी करंट ज्यादा होती है उतना फ्लक्स ज्यादा प्रोड्यूस होता है. So when the field current decreases, the flux phi decreases. ठीक है, तो दूसरी चीज ये आ गई that the decrease in phi. ठीक है, we assume, यहाँ पे हम ये assume करते हैं कि जो मशीन है that is actually working यहाँ मैं छोटा सा
टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, दैट इज इनिशियली जो है ये स्पीड ओमेगा पे काम कर रही है मशीन, ठीक है जी। सो द मशीन इज वर्किंग एट ए स्पीड ओमेगा इनिशियली, ठीक है। आई में से ओमेगा 1, मैं इसको ओमेगा 1 कह देता हूँ, ठीक है। तो उस वक्त हमने ये स्टार्ट किया काम। सो द फ्लक्स डिक्रीजेस, when the flux decreases we have the next I would say suggestion के फ्लक्स से हमने ये देखा था कि जो EMF इंड्यूस्ड है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सो EA इज इक्वल टू K फाई इंटू ओमेगा। तो अगर यहाँ पे फाई चेंज हो गया, फाई डिक्रीज हो गया, assuming that everything else remains same, तो what would be the effect of EA? Anyone? फ्लक्स डिक्रीज हो गया, बाकी सारा कुछ सेम है, K सेम है, ओमेगा सेम है, तो ऑब्वियसली EA कम हो जाएगा, करंट नहीं कम होगा, EA कम हो जाएगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। करंट तो पहले कम हुआ था IF, उसकी वजह से फ्लक्स कम हुआ था और उसकी वजह से इंड्यूस्ड वोल्टेज। मैंने बताया हुआ है कि जब भी एक मोटर चलती है तो उसके अंदर जनरेटर एक्शन होता है और जनरेटर एक्शन की वजह से उसके अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है, तो ये वो इंड्यूस्ड वोल्टेज है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज डिक्रीजेस, when the induced voltage decreases we know that IA is equal to VT minus IARA। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ से ये देखो, ये VT है और ये EA है। So we have the equation that VT is equal to IARA plus EA। VT is equal to the drop resistance, RA पे जो ड्रॉप हो रहा है, इस पे जो ड्रॉप हो रहा है, और EA पे जो ड्रॉप हो रहा है। So VT is equal to IARA plus EA। ये इक्वेशन जो है ये यहाँ पे मैं दोबारा से रीयूज करूं तो ये मेरे पास सिचुएशन है that IA is equal to VT minus EA divided by RA। तो ये जो मैंने अभी आपको लूप इक्वेशन बताई है, ये उसी इक्वेशन से आप IA की वैल्यू डिफाइन कर रहे हो। सो व्हेन EA डिक्रीजेस, तो यहाँ ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है फैक्टर, ये कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि IA जो करंट आर्मेचर को जा रही है वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस चेंज in armature current is actually associated with the torque। ये जो 0.5 है ये बताता है कि इंड्यूस्ड टॉर्क, ये हमने इक्वेशन शुरू में ड्रॉ आइडेंटिफाई की थी कि टॉर्क इंड्यूस्ड इज इक्वल टू K फाई इंटू IA। सो टॉर्क इंड्यूस्ड इज इक्वल टू K फाई IA। अच्छा, अब K तो इसमें कांस्टेंट है, बाकी फाई जो है ये भी अभी हमने बताया कि चेंज हुआ है, IA जो है ये भी हमने बताया कि चेंज हुआ है, दोनों ही चेंज हुआ है ना। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ हमने देखा था कि फ्लक्स डिक्रीज हुआ है, और अगर हम यहाँ देखें तो हमने देखा कि IA इंक्रीज हुआ है। तो इसके अंदर दो क्वांटिटीज हैं, फाई कम हुआ है और IA ज्यादा हुआ है। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज इस तरह से हैं कि फाई जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है और IA जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है न्यूमेरिकली। इस इक्वेशन में प्लेस करें तो वी गेट द आंसर that decreasing phi is not that much significant as is the increasing IA। तो IA जितना increase होता है phi उतना decrease नहीं होता। तो overall result would be that the torque induced shall be increased। The torque induced is increased। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी गाड़ी जो कि एक फिक्स स्पीड पे जा रही थी, आपने उसका एक्सेलरेटर इंक्रीज कर दिया है। इंड्यूस्ड टॉर्क का इंक्रीज होने का मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं होता कि वो जो पुश लगना शुरू हो गया ना वो ज्यादा कर दिया आपने, ठीक है। तो जब पुश लगना ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है,
गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज इंड्यूस टॉर्क है, अच्छा ये मैंने ऊपर लिखा था कि एट स्पीड ओमेगा 1 इनिशियली, तो ये जो सारे ओमेगाज जिनकी बात हो रही थी वो ओमेगा 1 थे। ठीक है, तो ये जो इनिशियल स्पीड थी, इस स्पीड पे जितना लोड को टार्क चाहिए था मोटर का टार्क उतना ही था। ओमेगा 1 स्पीड पे लोड टार्क और मोटर का इंड्यूस टार्क एक बराबर थे। ठीक है, तो मोटर एक फिक्स स्पीड पे चल रही थी, दैट वाज ओमेगा 1। अब इंड्यूस टार्क ज्यादा हो गया, यानी धक्का ज्यादा हो गया, लोड कम है, सो द इंड्यूस टार्क इज मोर, लोड टार्क इज लेस, एंड दिस एक्चुअली इंक्रीजेस द स्पीड। तो स्पीड को ये इंक्रीज करना शुरू कर देता है। जैसे ही स्पीड इंक्रीज होती है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर शुरू होता है कि इंक्रीजिंग स्पीड इंक्रीजेस इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज। हमने ऊपर देखा है ई ए इज इक्वल टू के फाई इंटू ओमेगा, ये देखें आपने। ठीक है, तो अगर इसमें ओमेगा इंक्रीज हो जाए तो ई ए इंक्रीज हो जाता है। ई ए के इंक्रीज होने से आई ए डिक्रीज हो जाता है। हमने देखा था कि इस इक्वेशन से आई ए जो है वो ई ए पे डिपेंडेंट है। तो अगर ई ए इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो आई ए दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और डिक्रीजिंग आई ए डिक्रीजेस द टॉर्क। तो अभी इनिशियली जो है वो टार्क इंक्रीज हुआ था, लेकिन जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती चली जाती है तो ये जो इंक्रीज टार्क है ये कम होता चला जा रहा है। सो एट ए हायर स्पीड ओमेगा 2 देयर विल बी ए स्पीड ओमेगा 2 such that omega 2 is higher than omega 1. So at a new bigger speed omega 2, the torque induced and torque load become same. और उस पे फिर ये जो सारा प्रोसेस मैंने ऊपर सारी लाइंस में जो डिस्क्राइब किया है ये खत्म हो जाता है। सो जो नई स्पीड ओमेगा 2 है दैट इज हायर देन द स्पीड ओमेगा 1। तो इसका मतलब ये कि सादा सी बात, फील्ड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज हो जाती है और एक स्पेसिफिक नई स्पीड पे जाके रुक जाती है, और वो नई स्पीड जो है वो हमारी प्रीवियस स्पीड से ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो ये मैंने डिस्कशन की स्टार्ट से एंड तक। समरी ये है कि इंक्रीजिंग आरएफ इंक्रीजेस स्पीड। आरएफ को इंक्रीज करें, फील्ड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करें तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को, नजर आ रही है ये रेजिस्टेंस जो मैंने हाईलाइट किया, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सिंपल। क्लियर हो गई बात जी? एनी क्वेश्चंस? जी आर एडजस्टेबल जो है वो बेसिकली फील्ड में ही लगी हुई है। ठीक है, तो फील्ड रेजिस्टेंस जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स, आर एफ और आर एडजस्टेबल का कॉम्बिनेशन मिलाएं तो ये पूरा मिलके फील्ड रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो ये तो क्योंकि फिक्स होता है ना आर एफ, तो इसे तो हम चेंज कर नहीं सकते। हम चेंज सिर्फ इसे ही कर सकते हैं, तो इसे चेंज करेंगे तो ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो मैंने जो लास्ट टाइम एग्जांपल भी आपको करवाई है उसमें ये रेजिस्टेंस ही चेंज हो रहा था। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी रेजिस्टेंस की बात करें, हम इसे ही आरएफ कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू तो फिक्स है ना, उससे नीचे तो जा नहीं सकता। अगर आर एडजस्टेबल 20 से लेके 200 तक है तो, और आरएफ की वैल्यू जो है वो 80 है, तो इस रेजिस्टर की मिनिमम वैल्यू जो है 80 प्लस 20 100 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू 80 प्लस 200 280 हो सकती है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 100 to 280, 100 से तो कम नहीं ना जा सकती। तो आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज इट फ्रॉम 80 to 100 to 280। तो मैं वो जो रेंज है उसके अंदर इसको इंक्रीज कर रहा हूँ।
ठीक है। तो अगर ये फील्ड रेजिस्टेंस, तो आर एडजस्टेबल जो कि फील्ड के साथ सीरीज में लगा हुआ है, ये आर एफ का ही पार्ट है। अगर हम इसे इंक्रीज करें तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, वो मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया। अगर हम इसे डिक्रीज करें तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, सिंपल। ठीक है, जो कुछ मैंने कहा था उसके अपोजिट होता चला जाता है। तो आर एडजस्टेबल को इंक्रीज करें तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, आर एडजस्टेबल को डिक्रीज करें तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट अस सी द अदर पॉसिबल वे कि कैसे जो है हम इसको, सो आई विल गेट बैक टू दिस, मैं शायद इस पे वापस आऊं। ये हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी, ये हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो दिस इज लाइक दिस कि जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी मोटर का, लेट मी शो यू क्लियरली, अभी पीछे भी है। ये जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, वेयर स्पीड इज ऑन द वाई एक्सिस एंड टॉर्क इज ऑन द एक्स एक्सिस, ये डीसी शंट मोटर का ये कैरेक्टरिस्टिक है। जीरो टॉर्क पे या वेरी लो टॉर्क पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। जैसे जैसे आप टॉर्क इंक्रीज करते चले जाते हैं, लोड का टॉर्क बढ़ता चला जाता है, और जितना लोड का टॉर्क बढ़ता है उतना ही इंड्यूस टॉर्क बढ़ता चला जाता है विद इन द लिमिट्स। ठीक है, तो ये जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता है तो ये ऐसे नीचे को ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप होता है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये दो डिफरेंट फील्ड रेजिस्टेंस के लिए इस तरह से होगा। When RF2 is bigger than RF1, तो RF1 की नो लोड स्पीड भी कम है और वो उस कम स्पीड से फर्दर कम स्पीड तक जाता है, और RF2 की नो लोड स्पीड ज्यादा है और वो इस ज्यादा स्पीड से अपनी रिलेटिवली कम स्पीड पे जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फील्ड कंट्रोल ऑफ द डीसी शंट motor. So now let's talk about the speed control of the वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोलर। दूसरा तरीका ये था कि हम आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करें। आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल करें आर्मेचर पे, जो इसे वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं ना, जो इस पोर्शन में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फील्ड तो हमें फिर फिक्स रखनी पड़ेगी, तो फील्ड पे हम फिक्स वीटी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वोल्टेज कंट्रोलर लगाया हुआ है जो वीटी को चेंज करके तो हमें देता है। जो वोल्टेज कंट्रोलर होते हैं इस तरह के वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोलर जो होते हैं, वो फिर वोल्टेज को कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोलर मैक्सिमम, जैसे पंखे का डिमर होता है, वो मैक्सिमम वोल्टेज जो सप्लाई करता है ना, वो एक्चुअल वोल्टेज है जो 220 वोल्ट्स होती है। तो जब वो स्पीड स्लो करनी होती है तो वो उससे कम वोल्टेज उस पर अप्लाई करता है। तो ये जो वोल्टेज कंट्रोलर है ये मैक्सिमम वीटी प्रोवाइड कर सकता है और मिनिमम जीरो। तो वीटी टू जीरो इस रेंज में ये वोल्टेज को वेरी करता है। तो जब ही यहाँ वोल्टेज डिक्रीज होता है तो यहाँ पे जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो करंट कम होती है और उस करंट से हमारे पास ये कम होना शुरू हो जाता है। सो ये इंक्रीज से उसने लिखा हुआ है, हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं। सो इफ वी इंक्रीज द आर्मेचर वोल्टेज VA इंक्रीजेस, तो यहाँ पे पहले VT लिखा हुआ था, अब उसको हमने VA कर दिया क्योंकि VA और VT डिफरेंट है अब। ठीक है, VA यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, VT जो है ये सोर्स वोल्टेज है, हम यहाँ पे VT को वेरी करके अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो if we increase VA, the armature current is increased. When the armature current increases, the induced torque increases.
क्योंकि टॉर्क एंड इज इक्वल के फाई आई है, बाकी सारा कुछ तो सेम है, सिर्फ आई ए इंक्रीज हुआ है तो वो इंक्रीज कर देगा। एंड दिस विल एक्चुअली increased induced torque shall start increasing the speed, तो स्पीड ओमेगा जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एंड फाइनली स्पीड के इंक्रीज होने से ई ए जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगा इस इक्वेशन में, और ई ए बैलेंसिंग इम्पैक्ट स्टार्ट कर देगा, वो जो है आई ए को डिक्रीज करेगा। एंड फाइनली वी शैल हैव ए न्यू स्पीड ओमेगा 2, जो यहाँ पे हायर स्पीड ओमेगा लिखी हुई है, विच इज बिगर देन द स्पीड ओमेगा 1 जहां से हमने बात स्टार्ट की थी, और उस पे लोड जो है उसका टार्क और इंड्यूस टार्क एक दूसरे के बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, सो ये इंक्रीजिंग आर्मेचर वोल्टेज से हमने बात शुरू की, लेकिन अगर हम डिक्रीजिंग से स्टार्ट करें तो ये सारा कुछ अपोजिट होता चला जाएगा। तो अगेन वही बात कि आर्मेचर वोल्टेज इंक्रीज करें तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, आर्मेचर वोल्टेज डिक्रीज करें तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड इन शॉर्ट ये कि हम you can say that ये दोनों मोटर्स जो हैं इनका स्पीड कंट्रोल बहुत आला होता है। ठीक है जी, ये जनरल पर्पस मोटर्स हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और शंट डीसी मोटर, इनके कैरेक्टरिस्टिक एक ही तरह के होते हैं, मैंने पहले भी बताया, और इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिए। जो चीज़ शंट पे अप्लाई होती है वो एज इट इज़ डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर पे अप्लाई होती है, और हम इनकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा मेथड किस काम के लिए यूज होता है। हमने दो मेथड्स शुरू में बताए थे, सो लेट मी गो टू दैट स्लाइड। ये दो मेथड बताए थे, ठीक है जी। सो ये बात आपने याद रखनी है, ये दो मेथड मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ये जो पहला मेथड है ये स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, इससे हम स्पीड को डिक्रीज नहीं करते आमतौर पे, ठीक है। और ये जो दूसरा मेथड है इससे हम स्पीड को डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। इनके अपने अपने लिमिटेशंस हैं। तो पहला मेथड स्पीड को इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट है, डिक्रीज करें तो उसमें फिर इशू शुरू हो जाता है। इसी तरह से दूसरा मेथड जो है स्पीड को डिक्रीज करने में बेस्ट है, और उसके थ्रू स्पीड इंक्रीज करें तो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। मसले इस तरह के कि पहले केस में जो है वो फील्ड रेजिस्टेंस जो है उसके जलने का खतरा होता है, दूसरे केस में आर्मेचर रेजिस्टेंस के जलने का खतरा होता है। तो जहां जहां हमने बताया वहां ये बेस्ट अप्रोच होती है, यानी कि इंक्रीज करने के लिए पहला मेथड, स्पीड इंक्रीज करने के लिए, और स्पीड डिक्रीज करने के लिए दूसरा मेथड, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो दिस इज डीसी सीरीज मोटर। मैंने आपको पहले भी क्लास में भी बताया था, आई रिपीट अगेन, ये यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक, तो लेट मी हैव इट, मैं इसको वेट फॉर ए मिनट, तो पेंट में ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा मैं साथ इसका लिख भी सकूँ। अच्छा जी, दिस इज डीसी सीरीज मोटर, ठीक है जी।
ये ठीक है। अच्छा जी, सो दिस इज डीसी सीरीज मोटर। आप लोग ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दें, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ये हमने पीछे जो डीसी शंट का सर्किट देखा था, उसमें जो आर्मेचर सर्किट था ना, वो इतना पोर्शन है जितना मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है, ठीक है। सो जो आर्मेचर पोर्शन था वो इतना था आपके पास। तो ये आपके पास आर्मेचर था, दिस वन, ठीक है। जो फील्ड सर्किट था वो इससे आगे वाला सर्किट था। ये जो आर एस है ये बेसिकली आर एफ है। ये जो चीज़ है आपके सामने ये बेसिकली फील्ड रेजिस्टेंस थी, ये वाली, ये फील्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमने वेरिएबल फील्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे इस वक्त नहीं लगाई हुई, ये फिक्स फील्ड रेजिस्टेंस है। आर एस मीन्स सीरीज रेजिस्टेंस, ये बेसिकली फील्ड की रेजिस्टेंस है। और आगे जो है ये फील्ड की इंडक्टेंस शो हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द फील्ड इंडक्टेंस, दिस इज द फील्ड रेजिस्टेंस। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आई ए, आई एस और आई एल सेम है, एक ही करंट फ्लो हो रही है। तो मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि दो करंट्स तो होती थी मोटर में, कौन कौन सी दो करंट्स होती थी? आई नीड योर अटेंशन। मोटर के अंदर दो करंट्स तो होती थी। एनीवन? सर फील्ड करंट भी तो होता है। फील्ड करंट भी होता है और आर्मेचर करंट भी होता है, ठीक है। फील्ड करंट होता है और आर्मेचर करंट होता है। तो अब यहाँ पे फील्ड करंट गायब है, ठीक है। एक ही करंट है, वही फील्ड करंट है, वही आर्मेचर करंट है। तो ये जो आई एस लिखा हुआ है, लेट मी राइट इट, कि यही तो बेसिकली फील्ड करंट है। दिस इज सेम इज आई एफ, यही तो आई एफ है, यही तो फील्ड करंट है, इसकी हम बात कर रहे थे पहले। तो इसके अंदर इन शॉर्ट ये कि हमारे पास फील्ड करंट जो है वो सेम है। ओके, वो पहले सही से नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने दोबारा से लिख दिया। आई एफ है ये, ठीक है। सो दिस इज आई एफ, द सेम फील्ड करंट जो कि हमारे पास है। अब इसको जो है मैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आई एफ इज सेम एज आई ए, ये चीज़ मैं यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। आई एफ इज सेम एज आई ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ और वो इक्वेशन जो है, सो लेट मी इरेज इट, और अभी मैं आपके सामने ये, क्योंकि ये जो चीज़ मैं इस्टेब्लिश करने लगा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आप ज़रा देखते जाएं, क्या आई एफ इज सेम एज आई ए,
इन डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। अच्छा, हमने देखा हुआ है दैट यहाँ पे मैं वो टॉर्क लिख नहीं सकता, सो आई एम राइटिंग इट एज टॉर्क इंड्यूस्ड, ठीक है। टॉर्क इंड्यूस्ड वो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू ए, और व्हेन आई हैव फाई ओमेगा, ठीक है। तो अगेन वो क्योंकि मेरे पास यहाँ से सिंबल लिखने का निज़ाम नहीं है, तो फाई मैंने जो है स्पेलिंग से लिख लिया, के फाई ओमेगा होता है टॉर्क इंड्यूस्ड, ठीक है जी। तो जो फाई है वो तो बेसिकली हमारे पास व्हाट द फाई इज, यू पीपल नो, इट इज फ्लक्स। तो मैं अगर फाई को लिखना चाहूँ तो फाई जो है वो तो फ्लक्स है, दैट इज फ्लक्स। तो फ्लक्स की भी तो हमारे पास इक्वेशन थी। कैन एनीवन गेट द इक्वेशन फ्रॉम द चैप्टर 1? F over R E? F over R, that is equal to F over R, ठीक है। So phi is flux and that flux is, so I am writing is again, मैं यहाँ पे दोबारा से लिखने लगा हूँ that phi is equal to flux and that is equal to F divided by R, ठीक है। और I know that F is N into I डिवाइडेड बाई R, ठीक है। F जो है वो NI होता है, उसको R से डिवाइड कर दें। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो ना तो N जो है वो फिक्स होता है, एक दफ़ा जितनी टर्म्स आपने बना दी बात ख़त्म हो गई। R भी फिक्स होता है, एक दफ़ा जो मैग्नेटिक सर्किट बन गया वो फिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये कि N और R को मैं कांस्टेंट के तौर पे लेके सेपरेट कर सकता हूँ। बाकी क्या रह गया, I रह गया। I चेंज हो तो फ्लक्स चेंज हो जाता है, अभी पहले भी हमने देखा। I चेंज हो तो फ्लक्स चेंज हो जाता है ना। तो बेसिकली फ्लक्स जो है वो दैट इज के इंटू आई, एन ओवर आर को मैं के लिख रहा हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू के इंटू आई, ठीक है जी। तो ये जो ऊपर इक्वेशन मैंने लिखी हुई थी के, सॉरी ये इस इक्वेशन में एक चीज यहाँ पे ओमेगा नहीं था जी, सॉरी, यहाँ पे था आई ए, तो के फाई इंटू आई ए था यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ये आई जो है, ये अगर हमारे इसी केस की बात करें तो ये आई ए है, ये सिर्फ आई नहीं है। तो आई एम गेटिंग बैक टू दिस इक्वेशन, टॉर्क इंड्यूस्ड इज इक्वल टू के फाई इंटू आई ए। ये आप मुझे बता सकते हो कि फाई को मैं किस चीज से रिप्लेस कर सकती हूँ? फाई को मैं एक और कांस्टेंट और आई ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये बनेगी दैट द टॉर्क इंड्यूस्ड इज अब मैं यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना उसको चेंज करने लगा हूँ। अगर आप कहते हो तो मैं आपको बताता हूँ क्यों चेंज करने लगा हूँ। के इंटू के वन, ठीक है। के वन कांस्टेंट जो है ना ये एन डिवाइडेड बाई आर है, तो दो कांस्टेंट है के वन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फ्लक्स की जगह पे अब मैं आई ए ही लिख रहा हूँ, क्योंकि के वन आई ए जो है ना वो बेसिकली फ्लक्स था। सो द फ्लक्स वाज इक्वल टू के वन आई ए, और ये एक आई ए जो है ये पहले से इक्वेशन के अंदर मौजूद है। तो I can further write this equation that the torque induced is equal to
K और K1 को मैं K2 लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं K2 लिख देता हूँ, और IA मल्टीप्लाइड बाई IA, ये क्या बना, ये बना IA स्क्वायर, ये बना IA स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू सी, जो यहाँ मैं देखना चाहता था वो यही चीज थी। ये टार्क इंड्यूस्ड इज इक्वल टू K2 जो है वो एक कांस्टेंट ही है, मल्टीप्लाइड बाई IA स्क्वायर, ठीक है। सो आई राइट हियर अगेन, मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ कि फॉर द DC सीरीज मोटर torque induced is proportional to SQ square of IA। मैंने यही अभी एस्टेब्लिश किया यहाँ, बात समझ में आ रही है? ये राइट साइड पे मैंने लिखा है टार्क इंड्यूस K फाई IA होता है, फाई जो होता है वो फ्लक्स होता है, दैट इज एक्चुअली F ओवर R। F ओवर R में N और R जो है ये एक कांस्टेंट है, इसको मैंने कांस्टेंट को K1 का नाम दिया है। यहाँ पे जो I है ये वही I है जिसकी मैंने ऊपर बात की है, दैट इज IA, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टार्क इंड्यूस्ड इज इक्वल टू K इंटू K1 मल्टीप्लाइड बाई IA मल्टीप्लाइड बाई IA। सो टार्क इंड्यूस्ड इज इक्वल टू K2 यानी K1 K और K1 का मल्टीप्लिकेशन मैंने K2 बना दिया है, दैट इज K2 और IA स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर लिखने का भी मुझे नहीं अंदाजा हो रहा है यहाँ तो सुपरस्क्रिप्ट कैसे होता है, तो मैंने डायरेक्ट 2 लिखा हुआ। सो टार्क इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ IA। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये DC सीरीज मोटर होती है, इसका इंड्यूस टार्क इसकी आर्मेचर करंट के सीरीज के इक्विवेलेंट होता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता था। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, DC सीरीज मोटर का जो टॉर्क है वो उसकी आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये यहाँ पे उसने दोबारा से उसी चीज को डिफाइन किया कि टॉर्क इंड्यूस्ड इज इक्वल टू KC इंटू IA स्क्वायर, ठीक है। दिस इवेंचुअली मीन्स के if the value of IA, अच्छा, IA is directly proportional to torque induced, तो जितना एक्चुअली लोड का टार्क होता है, जितना लोड का टार्क होता है उतना IA होता है, ठीक है। किसी भी मशीन पे मोटर पे आप लोड डालें तो उसका IA इंक्रीज हो जाता है, तो यही सेम प्रिंसिपल DC सीरीज मोटर पे अप्लाई होता है। तो DC सीरीज मोटर में एक पर्टिकुलर फीचर है कि अगर हम इसका जो लोड है वो इंक्रीज करते चले जाएं तो इसकी जो IA है वो जो डेवलप होती है, इसकी जो एक्चुअली जो इसके अंदर करंट इन रश करती है, जो इसके अंदर करंट ड्रॉ होती है IA, उसका स्क्वायर डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो है वो कितना जो है वो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो दिस इवेंचुअली गिव्स द आइडिया कि ये वो मोटर है जिसमें अगर IA ज्यादा हो जाए तो इसका इंड्यूस टॉर्क बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये फिर जो है ये आपको एकदम से बहुत तेज स्पीड पे जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इनिशियली जो है वो किसी भी मोटर का IA ज्यादा होता है तो ये मशीन जो है ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है विद ए मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड के साथ ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो ये मशीन जो है DC सीरीज मोटर,
इसका पर्टिकुलर काम ये है कि ये वो वाली चीज़ें जहाँ पे हमें एकदम से बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए, ये वहाँ पे इस्तेमाल होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो कि इलेक्ट्रिक इंजन होता है, जो रेलवे इंजन पूरी ट्रेन को खींचने के लिए यूज़ होता है, या जैसे कि क्रेन होती है जो कि हैवी लोड को उठाती है, या जैसे कि जो गाड़ी का सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है जो कि इनिशियल किक प्रोवाइड करती है 600 किलोग्राम के इंजन को इंतहाई सख्त फ्रिक्शन की सिचुएशन में, जहाँ पे ठीक ठाक हमें टॉर्क चाहिए होता है, तो वो किक प्रोवाइड करती है जिससे कि इंजन स्टार्ट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड स्टाइल्ड कार्स जो कि पेट्रोल पे चलती हैं। तो दिस इज डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर यही है और ये इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक है। इस पे भी जो है स्पीड कंट्रोल उसी तरह से अप्लाई हो सकता है। अगर हम इस फील्ड रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दें तो हम फील्ड करंट वेरी कर सकते हैं। अगर हम इस फील्ड रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दें, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दें तो फील्ड करंट हम वेरी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा दें तो हम आर्मेचर वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। तो वो जो फील्ड करंट और आर्मेचर वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल करने का मेथड है वो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आमतौर पे फील्ड करंट के थ्रू ही यहाँ पे हम इसको कर लिया करते हैं। सो दिस इज इट। अब इसके साथ मैं आज आपको ये जो है स्लाइड्स शेयर कर देता हूँ। आपने इनको देखना है, इनमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया हुआ है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। आई वुड गिव यू एन असाइनमेंट रिलेटेड टू द ट्रांसफार्मर्स की असाइनमेंट रहती थी, वो मैं आज आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा और होमवर्क प्रॉब्लम्स करने के लिए दूंगा। यू मे नॉट हैव टू सबमिट देम, लेकिन उनको किए बगैर आपका मिड टू नहीं हो सकेगा और फाइनल नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो आई वुड बी sending an assignment related to the transformer today inshallah, and I would be in the coming lecture, after the coming lecture I would be sending a list of practice problems related to the DC motors. तो अभी तक जो हमने किया वो ये है कि हमने देखा है कि 3 तरह की DC motors देखी हैं, DC shunt, DC separately excited, and we have seen कि ये दोनों तकरीबन एक ही तरह से बिहेव करती हैं। और DC सीरीज आज हमने देखी है और हमने देखा कि उसका बड़ा स्पेशल पर्पस है। आई विल डिस्कस इट अगेन इन द कमिंग लेक्चर, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब आप लोग मुझे जो है अपने रोल नंबर जो हैं वो सेंड कर दें ओवर दी कमेंट्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन एक्चुअली आस्क द क्वेश्चन। सर लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आपने करवाया था उसका आंसर बता सकते हैं? वेट अ मिनट, मैं बताता हूँ। ओके, हमने 2 स्पीड्स तो हमने फाइंड कर ली थी, एक 1447 थी और एक 1177.5 थी आरपीएम में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में, ठीक है। अच्छा, जो उसका अगला पार्ट था जिसमें हमने एक लोड डिफाइन किया हुआ था, तो द लोड करंट वाज 70 - 1.142 और
जो इससे रिलेटेड EA निकला था वो VT माइनस IARA से निकला था, वो 215.9 वोल्ट्स था। तो जो स्पीड इससे रिलेटेड निकली थी दैट वाज 1059.3। तो ये फाइनल आंसर था 1059.3। ये भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूंगा, ये जो इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो द स्पीड वाज 1059.3 फॉर दिस केस, RPM में ऑब्वियसली, रेवोल्यूशंस पर मिनट में 1059.3। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर जी सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो लास्ट पार्ट था ना उसमें हमने टॉप फाइंड करना था, तो उसमें अगर तो हम जो बी पार्ट है ना उसमें जो हमने VA नोट निकाला था वो था 285.34, उसको यूज करते हुए अगर हम जो स्टार्टिंग में हमें दिया गया था ना N नोट 1400 जी वो यूज करते हैं तो उसके साथ भी सर सेम आंसर आता है। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई कि हम जब लेकिन दूसरे साथ जो आपने बताया उसके साथ भी किया, उसके साथ भी सेम आंसर आ रहा था। तो कंफ्यूजन ये हो रही थी कि जब n लेना तो n कब किस टाइम पे लेना है, मतलब अब नया जो N1 निकाला था हमने वो न्यू फॉर्मूले के साथ, तो उसका आंसर भी सेम आ रहा है। अच्छा, नहीं मैं जो है ना ये इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा से करवाऊंगा, ठीक है। इसमें जो है ना n जो है वो डिफरेंट आते हैं, और ये जो टॉर्क का आंसर आपने कैलकुलेट करना था वो नई वैल्यू n की जो मैंने अभी बताई है वो इसके साथ कैलकुलेट करना था, ठीक है। जी सर मैं यही कह रहा हूँ उसके साथ मतलब ठीक आ रहा आंसर, यही वाला आ रहा है जो आपने बताया, लेकिन मैंने दूसरे 2 मेथड के साथ किया था तो अच्छा। दूसरे के साथ भी वही आ रहा था, बस मैंने जो EA लिया हुआ था मतलब सिंपल जो स्टार्टिंग में ओमेगा के लिए लिया था ना n की वैल्यू वो 1400 ली हुई थी, और अच्छा। EA जो है ना ये लोड के साथ नहीं कैलकुलेट किया हुआ था, अच्छा, मतलब लोड के बगैर वाले नो फॉर्मूले लोड पे किया हुआ था। वो लोड पे किया था, उसका भी सेम ही आंसर आ रहा है। अच्छा चले, आई विल लुक इनटू इट नेक्स्ट टाइम, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यू विल कंपेयर इट विद योर वन, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, मैं आज आपको ये स्लाइड्स जो हैं ये अपलोड करने लगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।